नमस्कार। आज हम शर्लक होम्स की शायद सबसे बेहतरीन कहानी द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स की दुनिया में एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। और ये सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में तर्क और अंधविश्वास के बीच एक जंग है। हाँ, एक तरफ है विज्ञान, अवलोकन और तर्क, जिसका चेहरा है शर्लक होम्स। और दूसरी तरफ एक सदियों पुराना खानदानी अभिशाप, एक अलौकिक नरक से आया हुआ शिकारी कुत्ता। और दलदल का वो डरावना माहौल जो किसी भी तर्क को झुठला सकता है। तो आज हम सिर्फ कहानी नहीं दोहराएंगे, बल्कि ये समझेंगे कि आर्थर कॉनन डॉयल कैसे इन दो ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली सी चीज से, एक भूली हुई छड़ी से। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर वॉटसन से। वो 221B बेकर स्ट्रीट पर होम्स का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें एक छड़ी मिलती है जो उनके एक विजिटर डॉक्टर मॉर्टिमर भूल गए थे। हाँ, और वॉटसन मतलब होम्स के शागिर्द होने के नाते अपनी जासूसी की कला आजमाते हैं। कोशिश तो करते हैं। हाँ, वो छड़ी को देखकर अंदाजा लगाते हैं कि डॉक्टर मॉर्टिमर एक सफल बुजुर्ग गांव के डॉक्टर हैं और उन्हें शायद किसी शिकार क्लब ने ये छड़ी तोहफे में दी है। उनका विश्लेषण काफी तार्किक लगता है ना? बिल्कुल, और यही तो कोनन डॉयल की खूबी है। वो वॉटसन को एक तरह से हमारा प्रतिनिधि बनाकर पेश करते हैं। सही बात है। वॉटसन का तरीका वही है जो हम और आप शायद अपनाते हैं, मतलब सामान्य ज्ञान और सतही अवलोकन। लेकिन फिर होम्स आते हैं और खेल का स्तर ही बदल देते हैं। हाँ, वो वॉटसन की तारीफ तो करते हैं, लेकिन फिर उनके हर नतीजे को एक एक करके ध्वस्त कर देते हैं। वो कहते हैं कि CCH का मतलब हंट क्लब नहीं बल्कि चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल। हाँ, चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल। और ये छोटी सी बात पूरी तस्वीर ही बदल देती है। कैसे? दिन के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में थे, उन्होंने एक सफल शहरी करियर छोड़कर गांव को चुना। अच्छा, तो ये सिर्फ होम्स की चतुराई का प्रदर्शन नहीं है? नहीं, ये कहानी की शुरुआत में ही एक तरह से नियम तय कर रहा है। मतलब डॉयल हमें पहले ही सीन में बता रहे हैं कि इस खेल में सतही अवलोकन नहीं चलेगा। बिल्कुल, आपको सतह के नीचे देखना होगा। हर छोटी से छोटी चीज के गहरे मायने हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ एक स्मार्ट जासूस का शो ऑफ नहीं है। ये कहानी का केंद्रीय संघर्ष स्थापित करता है। अंधविश्वास और लोक कथाओं के सामने तर्क और वैज्ञानिक अवलोकन की शक्ति। होम्स उस छड़ी को नहीं देख रहे हैं, वो उस छड़ी के जरिए डॉक्टर मॉर्टिमर के पूरे जीवन को पढ़ रहे हैं। हाँ, उनके चरित्र और उनकी महत्वाकांक्षाओं को वो बता देते हैं कि मॉर्टिमर मिलनसार है, महत्वाकांक्षी नहीं है और भुलक्कड़ भी। हाँ, भुलक्कड़ भी। तो जब डॉक्टर मॉर्टिमर आते हैं और होम्स की लगभग सारी बातें सही निकलती हैं, तो ये तय हो जाता है कि इस कहानी में चाहे कितना भी अंधेरा या डर क्यों ना हो, तर्क की एक किरण हमेशा मौजूद रहेगी। और इसी तर्क की सबसे बड़ी परीक्षा तब होते है जब डॉक्टर मॉर्टिमर अपनी असली समस्या लेकर आते हैं। वो एक 1742 का दस्तावेज निकालते हैं। हाँ, जिसमें बास्करविल परिवार पर लगे एक अभिशाप की कहानी है। ह्यूगो बास्करविल नाम का एक दुष्ट जमींदार, वो एक लड़की का अपहरण करता है। लड़की भाग जाती है और ह्यूगो अपने शिकारी कुत्तों के साथ उसका पीछा करता है। ये कहानी अपने आप में ही काफी डरावनी है। लेकिन इसका अंत वो इसे एक किंवदंती बना देता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक हत्या या मौत की कहानी नहीं है। ह्यूगो के दोस्तों को दलदल में ह्यूगो और उस लड़की दोनों की लाशें मिलती हैं। लेकिन ह्यूगो की लाश के ऊपर जो चीज खड़ी थी वो इस दुनिया की नहीं लगती थी। एकदम एक विशाल काला आग उगलने वाला जानवर, किसी शिकारी कुत्ते जैसा पर उससे कहीं ज्यादा भयानक। और दस्तावेज कहता है कि उसने ह्यूगो का गला फाड़ दिया था। सोचिए जरा, ये वो छवि है जो बास्करविल परिवार की कई पीढ़ियों को डराती आ रही है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है। कॉनन डॉयल जो तर्क और विज्ञान पर आधारित किरदार लिख रहे हैं, हाँ, वो कहानी की शुरुआत इतने गहरे अंधविश्वास और अलौकिक दहशत से क्यों करते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, ऐसा करके डॉयल दाव को बहुत ऊंचा कर देते हैं। मतलब ये अब सिर्फ एक कातिल को पकड़ने का मामला नहीं रहा। ये होम्स के पूरे विश्व दृष्टिकोण की परीक्षा है। क्या उनका तर्क एक ऐसी चीज का सामना कर सकता है जिसे समझाया नहीं जा सकता? बिल्कुल, ये हाउंड सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये तर्कहीन डर का प्रतीक है। ये उस खौफ का प्रतीक है जो विज्ञान और तर्क के दायरे से बाहर है। तो ये अभिशाप ही असली हथियार है, एक मनोवैज्ञानिक हथियार। हाँ, डॉयल ने होम्स के लिए एक ऐसा दुश्मन तैयार किया है जिस पर गोलियों का असर नहीं होता, क्योंकि वो लोगों के दिमाग में रहता है। और ये मनोवैज्ञानिक हथियार हाल ही में फिर इस्तेमाल हुआ है। सर चार्ल्स बास्करविल की मौत। हाँ, डॉक्टर मॉर्टिमर बताते हैं कि सर चार्ल्स की मौत हो गई है।
और आधिकारिक रिपोर्ट कहती है दिल का दौरा। कोई शारीरिक चोट नहीं, मामला बंद। लेकिन डॉक्टर मॉर्टिमर कुछ ऐसा जानते हैं जो उन्होंने पुलिस को भी नहीं बताया। हाँ, और यही इस केस का टर्निंग पॉइंट है। मॉर्टिमर बताते हैं कि सर चार्ल्स के चेहरे पर बेहद डर के भाव थे। और उनके कदमों के निशान, वो बताते हैं कि वो किसी चीज से दूर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और फिर वो सबसे बड़ा राज खोलते हैं। लाश से कुछ दूरी पर जमीन पर उन्होंने पैरों के निशान देखे थे। और जब होम्स पूछते हैं किसी आदमी या औरत के, मॉर्टिमर की आवाज कांप जाती है और वो कहते हैं मिस्टर होम्स, वो एक विशाल शिकारी कुत्ते के पैरों के निशान थे। एक मिनट, डॉक्टर मॉर्टिमर तो विज्ञान के आदमी हैं, एक डॉक्टर। हाँ, फिर भी उन्होंने ये इतना बड़ा सबूत पुलिस से क्यों छुपाया? ये तो जांच की दिशा ही बदल सकता था। क्योंकि वो डर गए थे। सिर्फ डरे नहीं थे, वो उस किंवदंती की ताकत के आगे घुटने टेक चुके थे। उन्हें लगा कि लोग उन्हें पागल समझेंगे, या ये कि इससे बास्करविल हॉल में और दहशत फैल जाएगी। ये दिखाता है कि बास्करविल का अभिशाप सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक सक्रिय मनोवैज्ञानिक शक्ति है। हाँ, जो एक पढ़े लिखे तर्क संगत इंसान को भी चुप करा सकती है और सच को दबाने पर मजबूर कर सकती है। अपराधी को शायद ये पता था। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ होम्स का तर्क और दूसरी तरफ एक ऐसा डर जो एक डॉक्टर को भी सच बोलने से रोक देता है। और इसी बीच बास्करविल परिवार का आखिरी वारिस सर हेनरी अमेरिका से आता है और खतरा तुरंत लंदन तक पहुंच जाता है। उसे एक गुमनाम चिट्ठी मिलती है, अगर तुम्हें अपनी जान या अपना विवेक प्यारा है तो दलदल से दूर रहो। और यहाँ हम फिर से होम्स के मेथड को काम करते हुए देखते हैं। वो सिर्फ धमकी भरे संदेश को नहीं पढ़ते, वो एक तरह का टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं। बिल्कुल, वो नोटिस करते हैं कि शब्द द टाइम्स अखबार से काटे गए हैं, जिससे पता चलता है कि भेजने वाला कोई अनपढ़ नहीं बल्कि एक शिक्षित व्यक्ति है। हाँ, और कैंची से काटने का तरीका बताता है कि वो शायद एक महिला है और शब्दों को टेढ़े मेढ़े तरीके से चिपकाया गया है जो जल्दबाजी या घबराहट की ओर इशारा करता है। होम्स सिर्फ क्या नहीं देख रहे हैं, वो कैसे और क्यों देख रहे हैं। और फिर जूतों की चोरी वाली घटना होते हैं। हाँ, वो तो बहुत ही अजीब है। पहले एक नया जूता चोरी होता है, फिर वो वापस आ जाता है और एक पुराना पहना हुआ जूता गायब हो जाता है। इसका क्या मतलब हो सकता है? पहली नजर में तो ये बेतुका लगता है, लेकिन होम्स तुरंत इसका भयावह मकसद समझ जाते हैं। अपराधी को सर हेनरी की गंध वाली कोई चीज चाहिए थी, हाँ, ताकि वो अपने शिकारी कुत्ते को उस गंध पर प्रशिक्षित कर सके। नया जूता बेकार था क्योंकि उसमें सर हेनरी की गंध नहीं थी। सही पकड़े, इसलिए उसे लौटा दिया गया। पुराना जूता एकदम सही था। तो ये छोटी सी घटना दो बड़ी बातें बताती है। एक, अपराधी के पास वाकई एक कुत्ता है, और दो, वो सक्रिय रूप से सर हेनरी को अपना अगला शिकार बनाने की तैयारी कर रहा है। खतरा अब सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, वो असली है और बहुत करीब है। होम्स लंदन में उलझे हुए हैं, इसलिए वो वॉटसन को सर हेनरी के साथ बास्करविल हॉल भेजते हैं। हाँ, वॉटसन हमारी आंखें और कान बनकर उस उदास और डरावनी जगह पर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही रहस्य और गहराने लगते हैं। बटलर, बैरिमोर और उसकी पत्नी का रहस्यमय व्यवहार, और रात में किसी औरत के रोने की आवाज, और फिर वो रात का सिग्नल। वॉटसन बैरिमोर को खिड़की से मोमबत्ती के जरिए दलदल की ओर इशारा करते हुए पकड़ लेते हैं। यहाँ एक और छोटा रहस्य सामने आता है। बैरिमोर का साला सेल्डन, जो जेल से भागा एक खतरनाक कैदी है, वो दलदल में छिपा हुआ है, और ये सिग्नल उसे खाना पहुंचाने के लिए था। तो एक रहस्य तो सुलझ गया। लेकिन जैसे ही एक गुत्थी सुलझती है, दलदल एक और उससे भी बड़ा रहस्य सामने फेंक देता है। वॉटसन को दलदल पर एक और रहस्यमयी आदमी की परछाई दिखाई देती है। एक लंबा पतला आदमी जो दूर एक चट्टान पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। ये सेल्डन तो हो नहीं सकता। तो ये कौन है? क्या यही असली दुश्मन है? और यहीं पर कहानी का सबसे शानदार मोड़ आता है। वॉटसन उस अजनबी की तलाश में निकलते हैं और एक पुरानी झोपड़ी तक पहुंचते हैं। और वहाँ जो उन्हें मिलता है वो कोई दुश्मन नहीं बल्कि खुद शर्लॉक होम्स होते हैं। एक मिनट, तो जिस रहस्यमयी आदमी का वॉटसन इतनी मेहनत से पीछा कर रहे थे, वो खुद शर्लॉक होम्स निकले। हाँ, ये तो कमाल का मोड़ है। लेकिन होम्स ने अपने सबसे करीबी दोस्त और साथी को भी अंधेरे में क्यों रखा? ये एक तरह का धोखा नहीं था? ये होम्स के तरीकों पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब उनके चरित्र की गहराई को दिखाता है। उन्होंने वॉटसन को समझाया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पहला, उन्हें एक निष्पक्ष रिपोर्टर चाहिए था। अगर वॉटसन को पता होता कि होम्स वहीं है, तो शायद वो चीजों को अलग तरह से देखते। होम्स को वॉटसन की आंखों से एक कच्ची, अनफिल्टर्ड जानकारी चाहिए थी।
अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा और सबसे जरूरी, अगर दुश्मन को पता चल जाता कि शर्लक होम्स खुद दलदल पर मौजूद है तो वो सावधान हो जाता और शायद अपनी योजना बदल देता। बिल्कुल। होम्स को छिपे रहकर दुश्मन को ये यकीन दिलाना था कि उसका रास्ता साफ है। ये रणनीतिक रूप से बहुत शानदार था। भले ही दोस्ती के लिहाज से थोड़ा कठोर लगे। हाँ, और अब जब होम्स सामने आ गए हैं तो सारे पर्दे हटने लगते हैं। वो बताते हैं कि असली अपराधी कोई और नहीं बल्कि उनका पड़ोसी स्टेपल्टन है। वो कीड़े मकोड़ों का अध्ययन करने वाला एक प्रकृतिवादी। और विडंबना देखिए, स्टेपल्टन जो खुद विज्ञान का आदमी है, एक प्रकृतिवादी, वो अपना सबसे बड़ा हथियार अंधविश्वास को बनाता है। वो असल में बास्करविल परिवार का ही एक खोया हुआ सदस्य है जो पूरी जायदाद हड़पना चाहता है। और जिस महिला को वो अपनी बहन बेरिल बताता है, वो असल में उसकी पत्नी है, जिसे वो डरा धमकाकर अपने जाल में एक चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो चेतावनी भरी चिट्ठी उसी बेचारी औरत ने भेजी थी। हाँ। तो स्टेपल्टन की पूरी योजना क्या थी? वो इस हाउंड वाली किंवदंती का इस्तेमाल कैसे कर रहा था? उसकी योजना शैतानी होने के साथ साथ बहुत चालाक भी थी। उसने एक विशाल और खूंखार कुत्ता खरीदा था जो ब्लड हाउंड और मास्टिफ का मिश्रण था। हाँ, और उसे दलदल के बीच एक पुरानी टिन की खान में छिपा कर रखा जहाँ कोई नहीं जाता था। और सबसे अहम हिस्सा, वो उस कुत्ते पर फास्फोरस का एक खास मिश्रण लगाता था। फास्फोरस? हाँ, ताकि वो चमके। बिल्कुल। इससे रात के अंधेरे में कुत्ते का मुंह और आंखें एक भयानक अलौकिक आग की तरह चमकती थी। कल्पना करना भी मुश्किल है, आप दलदल के अंधेरे में अकेले हों और आपके सामने एक विशाल चमकता हुआ गुर्राता हुआ जानवर आ जाए। कोई भी उसे देखकर पौराणिक हाउंड ही समझेगा। यही मनोवैज्ञानिक युद्ध था। हाँ, उसने इसी कुत्ते से सर चार्ल्स को डराया। सर चार्ल्स का दिल कमजोर था, वो उस भयानक नजारे को देखकर डर से ही मर गए। और कुत्ते को उन्हें छूने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसीलिए शरीर पर कोई निशान नहीं मिले। और अब यही जाल वो सर हेनरी के लिए बिछा रहा था। तो वो तर्क और विज्ञान का उपयोग करके अंधविश्वास को सच साबित कर रहा था। और यही उसे कहानी का सबसे खतरनाक विलन बनाता है। तो अब होम्स आखिरी जाल बिछाते हैं। वो नाटक करते हैं कि वो और वॉटसन लंदन वापस जा रहे हैं और सर हेनरी को अकेले स्टेपल्टन के घर डिनर पर भेजते हैं। योजना ये है कि जब सर हेनरी रात में दलदल के रास्ते अकेले वापस आएंगे तो स्टेपल्टन अपने कुत्ते को छोड़ेगा और होम्स उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। और क्लाइमैक्स बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा योजना बनाई गई थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भयानक। हाँ, घना कोहरा छा जाता है जिससे कुछ भी देखना मुश्किल हो जाता है। और फिर उस कोहरे में से वो चमकती हुई आग, उगलती हुई चीज सर हेनरी की तरफ दौड़ती है। एक पल के लिए तो वॉटसन और होम्स भी उस नजारे को देखकर कांप जाते। वाकई किसी दूसरे लोक का प्राणी लगता है। लेकिन फिर तर्क हावी हो जाता है। होम्स और वॉटसन गोलियां चलाते हैं और गोलियों की आवाज के साथ ही वो अलौकिक डर का भ्रम टूट जाता है। वो जानवर डर से चीखता है और ये साबित हो जाता है कि वो कोई भूत नहीं बल्कि मांस और खून का एक जानवर है। वो उसे मार गिराते हैं। और स्टेपल्टन ये समझकर कि उसका खेल खत्म हो गया है, अपनी जान बचाने के लिए दलदल में भागता है। लेकिन जिस दलदल को वो अपना सबसे बड़ा हथियार समझता था, वही उसकी कब्र बन जाता है। हाँ, घने कोहरे और घबराहट में वो रास्ता भटक जाता है और हमेशा के लिए उस विशाल ग्रिम्पिन मायर में समा जाता है। एक तरह से उसे उसके ही बनाए हुए नर्क ने निगल लिया। हाँ, तो अंत में होम्स ने न सिर्फ एक हत्यारे को बेनकाब किया बल्कि उन्होंने एक किंवदंती को भी मार डाला। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़े और डरावने राक्षसों के पीछे भी अक्सर इंसानी लालच और चालाकी का हाथ होता है। तर्क ने अंधविश्वास पर जीत हासिल कर ली। हाँ, लेकिन ये कहानी एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है। इस कहानी में असली राक्षस कौन है? वो पौराणिक शिकारी कुत्ता जिसके बारे में सदियों से कहानियां सुनाई जा रही हैं? या वो पढ़ा लिखा विज्ञान जानने वाला इंसान स्टेपल्टन जो उस कहानी और लोगों के डर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है? होम्स की गोलियों ने एक चमकने वाले कुत्ते को तो मार दिया, लेकिन इंसान के अंदर बैठे लालच, क्रूरता और धोखे के राक्षस का क्या? शायद असली लड़ाई उस बाहरी अंधेरे से नहीं बल्कि हमारे अंदर के उस अंधेरे से है जिसे तर्क की रोशनी भी कभी-कभी भेद नहीं पाती।